कुंडली ऐसे देखना, ये प्लेनेट ऐसा होता है, ये खराब हो तो वो रेमेडी कर दो, ये दान कर दो, तो सब कोई कर रहा है, लेकिन किसी को कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं बात करता हूँ डायरेक्ट कार्मिक सेटलमेंट के ऊपर। जिससे आपको लेना है, जिससे आपको देना है, वो लेके आ जाओ, जिससे लेना है उसे लेके आ जाओ और लाइफ को सुखी जियो। क्या आपने अपना कार्मिक सेटलमेंट किया? जी हाँ। हम इस दुनिया में आते हैं अपने कर्मों को भोगने के लिए, और वो जो कर्म रह गया है उसे हमें इस जन्म चुका के जाना है। जब तक आप अपने कुंडली के हिसाब से वो कार्मिक सेटलमेंट पूरा नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में वो तकलीफें, वो प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, चाहे कुछ भी रेमेडी कर लो। लेकिन कार्मिक सेटलमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करता, और यही सबसे बड़े प्रॉब्लम है जिसके कारण आप लाइफ में तकलीफ में हो। कल मैंने एक कुंडली देखा है जिनके जुपिटर 12th हाउस में है, और जुपिटर का जो 6th एस्पेक्ट आ रहा है वो 5th हाउस में आ रहा है, और जुपिटर का जो 10th एस्पेक्ट आ रहा है वो 9वें घर पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जब भी किसी के कुंडली में जुपिटर जिस भी हाउस में बैठा हो, वहाँ से जिनका 6th हाउस होगा और वहाँ से जो 10th हाउस होगा, उस जगह पे आपको बहुत बड़ा कार्मिक सेटलमेंट करना है। अब देखो, उस जगह पे आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ऐसे ही शनि जहाँ पे बैठा होगा, शनि से दूसरा हाउस जो है वो आपका कार्मिक सेटलमेंट है। उस जगह पे आपको अप्स एंड डाउन्स होते ही रहेंगे जब तक वो कार्मिक सेटलमेंट आप नहीं करोगे। हम इस दुनिया में आए इसीलिए है ताकि जो भी कार्मिक सेटलमेंट है, जो हमारे कर्म है, वो कर्म को हमें कंप्लीट करना है, पूरा करना है। जब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक लाइफ में प्रॉब्लम आते जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कुंडली देखने के साथ साथ कि कार्मिक सेटलमेंट क्या आपने किया है, लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर बात नहीं करते, और आप उपाय पे उपाय करे जा रहे हो, उपाय पे उपाय करे जा रहे हो। कितने सारे उपाय आपने किया है, तो आप सोचिए, अगर इतना सारा उपाय कर लिया, इतने सारे जेमस्टोन पहन लिया, इतने सारे भगवान को बुला लिया, फिर भी लाइफ में तकलीफें खत्म नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि दैट्स ऑल अबाउट कार्मिक सेटलमेंट। इसीलिए जब भी कुंडली में केतु 12th हाउस में बनता है, ये कहते हैं मोक्ष कारक। क्यों? क्योंकि इसका मतलब इन्होंने जितने भी जन्म लिया है वो सारे जन्म में वो जो जो कार्मिक सेटलमेंट करना था, मतलब किससे लेना था, किससे पाना था। अगर आपको कुछ मिल रहा है ना, बहुत सारे पैसे मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेहनत किया इसलिए आपने पाया है। अंबानी के पास इतना पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास इतना पैसा है क्योंकि उन्होंने वो करा है जो उसको पाने के लिए, नहीं, उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म करा था जिसके कारण उसको ये लाइफ मिला। तो आप कहोगे क्या मुझे ऐसा लाइफ नहीं मिल सकता है? मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको अपना कार्मिक सेटलमेंट करना ही है। इसलिए मैं अपने कार्मिक सेटलमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। आप देखो, जिसके भी कुंडली छठे घर पे होते हैं शनि, जैसे कि मेरी कुंडली में शनि छठे घर पे है, तो शनि से दूसरा हाउस 7वां घर होता है। और कुछ महीने पहले मेरी शादी हुआ है, तब मुझे पूरा पता था कि मैंने शादी करने के साथ साथ मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, और वही हुआ है। तो आपको भी ऐसे जान लेना है कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या मुझे करना है, और उसी हिसाब से पहले आप अगर स्टेप्स ले लोगे तो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने कुंडली के हिसाब से जो कार्मिक सेटलमेंट बनता है वो कार्मिक सेटलमेंट आप कर लो। मर्क्यूरी का भी कार्मिक सेटलमेंट होता है। जुपिटर जिसे हम लोग मानते हैं बहुत ही प्योर प्लेनेट है, बहुत ही प्योर सोल है, लेकिन जुपिटर से छठा और 10वां घर, वहां पे आपको हमेशा अप्स एंड डाउन्स करवा देगा। कल मैंने जिसका कुंडली देखा, उनका 12th हाउस से जुपिटर का 6th एस्पेक्ट 5th हाउस में आ रहा था, 10th एस्पेक्ट आ रहा था आपके 9th हाउस में। उन्होंने अपने बच्चे खोया है, अपने पिताजी को खोया है बहुत ही कम आयु में। उसके ऊपर शनि का जो दूसरा दृष्टि है वो है 8th हाउस में। मैंने उनको कहा है कि आपको बहुत सारे सर्जरी, एक्सीडेंट और प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू बहुत हुआ होगा। उन्होंने कहा अभी तक 4-5 सर्जरी हो चुका है उनका। क्यों? क्योंकि आपने उस घर पे अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया है। बात यह है कि हम लोग कुंडली जब देते हैं, मेरे फाइनेंस का इशू है, मेरा ये इशू है, वो इशू इसलिए है क्योंकि आपको वो फेस करना है, वो चीज़ आपको पाना है, जो चीज़ आपको देना है, कुछ चीज़ लेना है, आप नहीं कर रहे हो। अगर वो कर लोगे लाइफ में, सच में आपको, आप देखेंगे बहुत ही खुशी आपके लाइफ में, वो पॉस्पेरिटी, वो सारा चीज़ आने लग जाएगा।
So I emphasize you to analyze your kundli and check your what? Check your karmic settlement. आपके हिसाब से कौन सा कार्मिक सेटलमेंट आ रहा है, उस हिसाब से आप अपने कुंडली का वो काम कर लो। तो इसीलिए आप अपना कुंडली एनालाइज करवा सकते हो। उसके लिए आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो मेरे से, और आपका जो पूरा जो बनता है आपके हिसाब से, आपका कार्मिक सेटलमेंट, आपका फाइनेंस, आपका पैसा, करियर कहाँ से आएगा। अक्सर लोग करियर के लिए 10th हाउस को देखते हैं, 6th हाउस को देखते हैं और 7th हाउस को देखते हैं फॉर बिजनेस, 6th हाउस फॉर जॉब एंड 10th हाउस फॉर ओवरऑल कर्मा। लेकिन 10th हाउस इज योर कर्मा, नॉट प्रोफेशन। हमें ये पता नहीं है कि हम जो प्रोफेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने 10th हाउस को देखा फिर भी नहीं चल रहा है। हर कोई तो वही कर रहा है ना, आप भी वही कर रहे हो, सब वही कर रहा है, आप भी वही कर रहे हो। 10th हाउस को देखा, प्रोफेशन को चूज किया, फिर भी प्रोफेशन में इतना तकलीफ है, इतना प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? बिकॉज प्रोफेशन चूज करना ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशन, जी हाँ, आज मैं जो आपको देने वाला, जो बताने वाला हूं, इस चीज को अगर आप पकड़ लोगे, लाइफ में आपके करियर में कोई इशू नहीं होगा कभी भी। इसका मतलब 10th फ्रॉम मून, इन डेप्थ नहीं कहूंगा, उसके लिए आपको कुंडली देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक दवाई हर बीमार को ठीक कर सकता है। ये बस मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं। चंद्रमा जब जहां बैठा होगा आपकी कुंडली में, वहां से जो आपका 10th हाउस बनेगा, वो 10th हाउस आपका प्रोफेशन होता है। वी डिसाइड अवर प्रोफेशन फ्रॉम 10th हाउस फ्रॉम मून। चंद्रमा से जो 10वां घर होगा, उस घर से हमारा डिसाइड होगा हमारा प्रोफेशन क्या होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मेरा चंद्रमा 11th हाउस में है, मिथुन राशि में, बिकॉज मैं सिंह लगन की व्यक्ति हूं। तो अभी 11th हाउस से जो 10th हाउस बन रहा है वो 8th हाउस बन रहा है। 8th हाउस में क्या है? मीन राशि। मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, 8th हाउस इज ऑल अबाउट ऑकल्ट, और मैं पढ़ा भी रहा हूं किस चीज को, क्योंकि जुपिटर क्या है? टीचर, टीचिंग, ज्ञान। और आप ज्ञान किस रिलेटेड दोगे वो हाउस बताएगा। जुपिटर है 8th हाउस का मालिक, 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है, नो डाउट कहीं बैठा है, किसके साथ कॉम्बिनेशन है वो सारा डिसाइड करेगा। वो बहुत सारी चीज को देखना होता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सूत्र दे रहा हूं। 12th हाउस में जाके बैठा है, चलिए वहां पे बैठा है, वो छोड़िए। जुपिटर 8th हाउस का मालिक है, उसका मीन राशि 8th हाउस में है, तो मैं ऑकल्ट में भी हूं और ऑकल्ट से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा भी रहा हूं। कभी आपने सुना ये सारे बात? मेरा ये राशि है, इस राशि का नेचर कैसा होता है, ये सारा जान के क्या करोगे आप? ये सारी चीज में फंसे रहोगे तो लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा। हमें देखना है कि कौन से हाउस से मुझे पैसा आ रहा है। लोग कहते हैं ना 2nd हाउस, 11th हाउस एंड 6th हाउस इज द हाउस ऑफ फाइनेंस। यस, दैट्स ट्रू, बट कौन सा हाउस है जो आपको पैसा दे रहा है? और ऐसा नहीं कि पैसा सिर्फ 2nd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस है, वो आपकी कुंडली बताएगा कि आपके कुंडली के हिसाब से कौन सा हाउस है जो आपको पैसा देने के लिए बैठा हुआ है। वो कौन डिसाइड करेगा? अगर इतना इजी होता तो यूट्यूब में सारे वीडियो पड़ा हुआ है, हर कोई आके आप लोगों को रेमेडी पे रेमेडी दे रहा है, लेकिन फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों खत्म नहीं हो रहा है? यही है। और ये जो मैंने कहा, ये मेरा कहना नहीं है, ये मैंने बिल्कुल सरल पद्धति से सीखा है। प्रशनि जी का जो लिखा हुआ वो सीखा है। तो ऐसे बहुत सारे कार्मिक सेटलमेंट होते हैं। शनि जहां बैठता है उस हाउस में बैठ कर क्या कहता है पता है? वो कहता है आई एम द जज। अब उस घर में बैठ के वो जजमेंट पास करेगा। अगर शनि जिस हाउस में है उस हाउस को लेकर आप थोड़ा भी, ठीक है, मैं थोड़ा कह रहा हूं, अगर 1% भी आप उस जगह में इनडिसिप्लिन हुए हो, आपको बहुत जोरदार मार पड़ेगा। यू हैव टू बी 100% डिसिप्लिन वेयर शनि इज सिटिंग, बिकॉज वहां बैठकर शनि कह रहा है कि आई एम द जज, चिल्ला के कह रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इट्स ए वे ऑफ लिविंग लाइफ। जिंदगी जीने का तरीका है, ये उपाय करने का, ये सारी चीज करने का नहीं है। यही तो है ना, यही तो कारण है कि आप रोज मेहनत कर रहे हो, रोज मतलब रगड़ रहे हो,
पसीने के ऊपर पसीना निकल जा रहा है, लेकिन जितना मेहनत कर रहे हो उतना पैसा आपके पास है ही नहीं, फाइनेंस नहीं है। क्यों नहीं है? ये ना होने का कारण क्या है, रीज़न क्या है? बिकॉज आपको पता नहीं कौन सा हाउस मुझे पैसे देने के लिए बैठा है, मुझे कहाँ मेहनत करना है। क्योंकि अगर मेहनत करने से अगर पैसा आता तो सबसे ज़्यादा मेहनत रिक्शा वाले, ठीक है, उसके बाद लेबर, वो सारे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वो जितना मेहनत करते हैं ना, हम लोग नहीं सकेंगे उतना मेहनत करना। लेकिन मेहनत उस जगह पे करना है जहाँ पे हमारे लिए वो बना हो, तब वो पैसा दे देगा आपको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले कार्मिक सेटलमेंट कीजिए, कार्मिक सेटलमेंट कीजिए, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करते। कार्मिक सेटलमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है। अब देखो, कर्म को कंप्लीट करने के लिए हमारा डेथ कब होता है? हमारा डेथ उस दिन होता है जिस दिन हमारे इस जन्म का जो भी कर्म है उसे हमने भोग लिया है। मतलब जो पाना था वो पा लिया, जो देना था वो दे दिया। उसके बाद कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसे संजो के रखते हैं अगले जन्म के लिए। इसलिए केतु जब भी 12th हाउस में आता है, ऐसे कहते हैं मोक्ष कारक, क्योंकि 12th हाउस में आ गया। ये जन्म आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है कि आप मोक्ष के पीछे भागकर सारे रिश्ते नाते तोड़कर आप इस जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकल जाओ। लेकिन नहीं, हम लोग उस दौरान कुछ ना कुछ ऐसे काम करेंगे कि फिर वो कार्मिक सेटलमेंट में फंस जाते हैं, फिर नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जहाँ पे राहु बैठता है फोकस ऑन दैट हाउस, और जहाँ पे केतु बैठता है वहाँ से फोकस हटा दो। बिकॉज जहाँ पे केतु बैठता है उस जगह का जो भी प्राप्त करना था वो आपने प्राप्त पूरा कर लिया, इस जन्म में वो जरूरत है नहीं। और जहाँ पे राहु बैठा है उस जगह पे आपको फोकस डालना है, क्योंकि उस जन्म पिछले जन्म में आपने उस जगह पे वो चीज़ चाह रहे थे, आपको मिला नहीं, उस समय आपको मौत हो गया। इसलिए फोकस ऑन द राहु पार्ट। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, केतु में फोकस करते हैं, राहु में इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। केतु जहाँ बैठा है उसको फुल्ली इग्नोर करो। और ये सारा चीज़ बताया ना, ये ऊपर से मैंने आपको एक सूत्र दे दिया ताकि आप उतना समझ जाओ कि कुंडली कैसे देखना होता है, कुंडली क्या होता है। ऐसे नहीं कि यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में किसी का वीडियो देख लिया, किसी ने पॉडकास्ट कर लिया, अगर वो वैसा मैंने अपना कुंडली देखा बस ऐसा नहीं। अगर आप सीरियसली इस चीज़ को मानते हो तो आपको सीरियसली किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ के उस चीज़ को पढ़े अपने कुंडली के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले यू हैव टू आस्क दैट एस्ट्रोलॉजर कि आप पहले मुझे ये बताओ कि मेरी कुंडली मेरे हिसाब से क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मेरे लिए क्या कर्म है और कौन सा कर्म है जो मुझे सेटल करना ही है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो या मुझे आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, मैंने एक वीडियो लिंक दे के रखा है जो मेरे गूगल ड्राइव का लिंक है। वहाँ पे मैंने सारे जो क्लासेस चल रहा है उसका वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ और उस क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो। लेकिन क्लिक करोगे वो रेस्ट्रिक्टेड है, आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। फ़ी पे करने के बाद आप उस सारे वीडियो का एक्सेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो लाइव क्लासेस चलेगा उसमें भी आपको चलेगा, मतलब रिकॉर्डिंग वीडियो प्लस लाइव क्लासेस दोनों एक साथ चलेगा। आपको लाइव क्लास में ऐड करा जाएगा, आपको सिखाया जाएगा और उसके बाद आप जब फुल कंप्लीट हो जाएंगे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसके साथ ये कभी ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ। क्या, मैं जब भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, उनको कुंडली दिखना सिखाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ क्लाइंट लेना स्टार्ट कर दो। और चाहे आप थोड़ा कुछ उनको टिप्स दो, लेकिन अपॉइंटमेंट लो, चाहे कॉन्फ्रेंस में मुझसे बात करवा दो, मैं उसको प्रेडिक्शन दे दूंगा। उससे क्या होगा, उनका एक भरोसा बनेगा और आपका एक मार्केट बेस बन जाएगा। और उस मार्केट बेस जब बन जाएगा आपके लिए एक प्रॉफिटेबल क्या होगा कि लोग आपको पहचानने लग जाएंगे। उसके बाद आप चैम्बर ओपन कीजिए, चाहे मैं खुद 2-3 महीने में 1-2 हफ्ते के लिए आपके चैम्बर में आके मैं खुद बैठूंगा, क्लाइंट को लूंगा, साथ में आप रहोगे, आप उसके बाद फिर आप ऐसे लेते रहो और बीच बीच में मैं आते जाऊंगा। ऑफकोर्स मैं फीस तो अपना चार्ज करूंगा ही, मैं अपना फीस लूंगा ऑफकोर्स, क्योंकि मेरा यही रोजी रोटी है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कोर्स बेच रहे हो। नहीं, कोर्स नहीं बेच रहा हूँ भैया, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ ताकि लोग अपने बारे में जान सके, लोगों को भी मदद कर सके। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें लोग सिखा देते हैं कि ये कुंडली ऐसे देखना, ये प्लेनेट ऐसा होता है, ये खराब हो तो वो रेमेडी कर दो, ये दान कर दो, सब कोई कर रहा है, लेकिन किसी को कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं बात करता हूँ डायरेक्ट कार्मिक सेटलमेंट के ऊपर।
जिससे आपको लेना है, जिससे आपको देना है वो लेके आ जाओ, जिससे लेना है उसे लेके आ जाओ और लाइफ को सुखी जियो। और अपना जो प्रोफेशनल हाउस है, आपका जो फाइनेंस हाउस है, उससे डिस्क्राइब करो, उससे आप निकालो। तो आज के लिए इतना ही। और बाकी आप अगर कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और बाकी अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, वहाँ पे है लिंक, और आपको वो रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, प्लस आपको लाइव क्लासेस में भी ऐड करा जाएगा। और कुछ दिन बाद मैं और बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ जिसपे मैं जेमस्टोन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि जेमस्टोन किसको क्या जेमस्टोन पहनना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी करने से पहले मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था। मैंने जितने भी दिखाया, किसी ने मुझे मोती पहनाया, किसी ने मुझे रेड कोरल पहनाया, किसी ने मुझे गोमेट पहनाया, किसी ने मुझे पन्ना पहनाया। अभी मैं जब अपना खुद कुंडली देखता हूँ, सारा चीज़ छोड़ दिया है, बस एक ही पहना है, वो है रूबी सन का स्टोन पहना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर प्लैनेट का स्टोन पहनना है, ये नहीं। महादशा ये चल रहा है उसका स्टोन पकड़ा था, ऐसा नहीं होता है। एक प्लैनेट जो आपको देगा, एक प्लैनेट जो आपको बनाएगा, बस उससे देखना है हमें, वो पकड़ना है। कोई नहीं पकड़ता है उसे, एक बस एक को पकड़ना है। फिर लाइफ को कैसे चेंज होते हैं आप देखेंगे, उस प्लैनेट को कैसे पकड़ेंगे। तो जुड़िए आप मुझसे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।